गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। आप सभी के लिए हमारी जो अब डिस्कशन चल रही है, हमारा जो चर्चा चल रहा है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। लास्ट मुलाकात में आपसे मैंने मई 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, 4 मई को पेपर था 2025 में, जो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्वेश्चंस पूछे गए उन पर मैंने डिस्कशन कर लिया था। आज उसके दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे, यानी आज भी जो हम बात करेंगे वो मई 2025 वाले ही क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है जो पूछे गए उन पर हम बात करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट 2 है आपके मई वाले पेपर का। मेमोरी बेस्ड का मतलब ये देखिए, एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं मिल पाते क्योंकि आपको पता है कि आपका ये ऑनलाइन मोड में ये पेपर होता है, तो पूरा का पूरा पेपर एग्जैक्टली बाहर नहीं आ पाता है। हम अपने सोर्सेज से जो क्वेश्चंस पता करते हैं, जो बैंकर्स हमें एग्जाम एनालिसिस के दौरान क्वेश्चंस बताते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो ऑप्शंस वो भी बेचारे याद नहीं रख पाते हैं। आप भी एग्जामिनेशन हॉल से निकल के कितने ही क्वेश्चंस के ऑप्शन याद रख पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे कम से कम 2 से 3 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। मई से हम शुरू करें क्योंकि अभी रिसेंट में बीता हुआ एग्जाम है मई 2025 का। पहले पार्ट पर हम बातचीत कर चुके हैं, आज बात करेंगे मई 2025 में और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, पिछली बार भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि आप में से जितने भी ऐसे नए कैंडिडेट हैं जो अभी टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, जेआईबी के लिए या डीबीएफ के लिए, उनके लिए दिवाली में 60% तक का ऑफर दिया जा रहा है, ऑफ किया जा रहा है सारे ही हमारे महापैक्स पर, लाइव बैचेस पर। और ये ऑफर आपके लिए 17 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 27 अक्टूबर इस ऑफर की लास्ट डेट है। 60% तक का डिस्काउंट आपको बैचेस पर मिलने वाला है, महापैक्स और लाइव बैचेस पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ फाइनेंस लीज कैंसिलेशन इज जनरली अलाउड टू लीज अपॉन नोटिस। क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन पे पहले मैं आपको बता दूं। पिछली मुलाकात में आपने देखा था क्वेश्चन एक पूछा गया था ऑपरेटिंग लीज पर। ऑपरेटिंग लीज लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। ऑपरेटिंग लीज पर भी क्वेश्चन बना था, फाइनेंस लीज पर भी क्वेश्चन बना था, इस साल हायर परचेज पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल डी का ये टॉपिक है, इत्मीनान से देखते हुए जाइएगा। ऑपरेटिंग लीज पिछली बार पूछा गया है, फाइनेंस लीज पूछा गया, तो इसलिए फाइनेंस लीज पर यहां पर क्वेश्चन रखा गया है। फाइनेंस लीज कैंसिलेशन क्या है? इन अ फाइनेंस लीज कैंसिलेशन इज जनरली अलाउड बाय लेसी अपॉन नोटिस। फाइनेंस लीज जिसको हम कैपिटल लीज भी कहते हैं, रीजन अजर्शन ये कह रहा है कि फाइनेंस लीज जो है वो कैंसिलेशन होता है, जनरली अलाउड होता है लेसी की तरफ से नोटिस देकर। रीजन इसके पीछे क्या है? बिकॉज फाइनेंस लीज एम्स टू प्रोवाइड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन इसके पीछे है कि जो फाइनेंस लीज होता है उसका एम होता है कि वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करे। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही स्टेटमेंट है? दोनों सही है या दोनों गलत स्टेटमेंट है? या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? क्लियर है? मैं आपको मॉड्यूल भी बताता चल रहा हूं कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो ये जो क्वेश्चन है भैया, ये आपका मॉड्यूल डी से क्वेश्चन है, ताकि आपको पता भी चलता रहे कौन से मॉड्यूल का कितना वेटेज बन रहा है। क्लियर है? चलिए अब आंसर की तरफ बढ़े बाबू। देखो, फाइनेंस लीज, इकोनॉमिक लीज या कैपिटल लीज होता है, ये लॉन्ग टर्म का लीज होता है, ये लगभग पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए लीज पर दिया जाता है। ये कैंसिलेबल नहीं होता है। कैंसिल करने का जो सुविधा मिलता है वो ऑपरेटिंग लीज में मिलता है, तो ये कैंसिलेशन वाले हिस्से में नहीं जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। और ये ना ही आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको ऑपरेटिंग लीज, जिसमें आप थोड़े समय के लिए कोई मशीनरी लीज पर ले सकते हैं, फिर आप उसको वापस करके किसी और से भी मशीनरी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का होता है। और वहां पर लेसर क्या होता है, सेम असेट को एक से ज्यादा लोगों को लीज पर देकर वो कई सारा मतलब रेंट भी जनरेट करता रह सकता है। ऑपरेटिंग लीज में सुविधा मिलती है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिशियल करेंसी यूनिट्स ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन? एशियन क्लियरिंग यूनियन से क्वेश्चन पूछा गया था। मॉड्यूल डी में आपको एशियन क्लियरिंग यूनियन दिखाई देगा, ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल डी से पूछा गया है। लास्ट ईयर क्वेश्चन एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर पर पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, मेंबर्स पर पूछा गया था, कौन सा मेंबर है कौन सा मेंबर नहीं है। तो एसीयू आपको तैयार करके जाना। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर एसीयू के लिए आपके लिए रखा है। हेडक्वार्टर्स इसका तेहरान में है। एसीयू डॉलर और एसीयू यूरो एज अकाउंटिंग यूनिट, इसकी अकाउंटिंग यूनिट एसीयू डॉलर एसीयू यूरो में होता है। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है और इसका जो अकाउंटिंग यूनिट है एसीयू डॉलर ही है। हेडक्वार्टर इसका कोलंबो में है, एसीयू रुपी और एसीयू डॉलर इसका अकाउंटिंग यूनिट है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में, एसीयू यूरो एसीयू और यूरो एसीयू का यूरो एक अकाउंटिंग जो है इसका जो है अकाउंटिंग यूनिट है। क्या होगा इसके लिए दुरुस्त आंसर? आंसर करते चलिए भैया। एसीयू 1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आपको इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट में ये दिखाई देता है। एसीयू एशियन क्लियरिंग यूनियन। आंसर करते चलिए, मॉड्यूल डी का ये टॉपिक है।
क्लियर है। ईरान तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है। आप में से जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। इंडिया इसका मेंबर है, बाकी बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। क्लियर है। इसका मेंबर सेंट्रल बैंक होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मेंबर। तो आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, अंडर द अटल पेंशन योजना। चलो अब अटल पेंशन योजना पर आने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं भैया, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों बेहद आसान है और हर साल इससे खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। खूब आसान है भैया और खूब सारे क्वेश्चंस यहां से बनते ही बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आपको तैयार करके जाना है। भले ही आपको बहुत आसान टॉपिक लग रहा हो, भले ही इसकी सारी बातें आपको पता हो, लेकिन अटल पेंशन प्लान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों बीमा योजना है भैया, ठीक से तैयार करके जाइएगा। इसमें एज वेज सब कुछ पूछा जाता है। जैसे पिछले साल अटल पेंशन योजना का एज भी पूछा गया, जीवन ज्योति योजना का भी एज पूछा गया, जीवन सुरक्षा बीमा योजना का भी एज पूछा गया, सबकी एज तो पूछी ही पूछी जाती है। तो जो एज रेंज है वो आपको तैयार करके जाना है। चलिए अटल पेंशन योजना पर ये क्वेश्चन देख लीजिए भैया। अंडर द अटल पेंशन योजना द eligible age of entry has been prescribed to ensure a minimum contribution period before attaining pensionable age। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो आपकी एलिजिबल एज है एंट्री की, वो प्रिस्क्राइब की गई है और आपको इंश्योर करना होता है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड, कि आप जब एज करें, आप उसमें एंटर करेंगे तो इतने साल तक आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना ही करना है अपनी पेंशन पाने वाली एज के पहले। कंसीडरिंग द रिवाइज एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, रिवाइज गाइडलाइन जो 1 अक्टूबर 2022 को रिवाइज हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एज बेस्ड एलिजिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन लॉजिक। एज बेस्ड एलिजिबिलिटी आपको बताना और कंट्रीब्यूशन का लॉजिक बताना। एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी अवस्था 18 से 60 साल है, वो ज्वाइन कर सकता है विद अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 5 साल, जिसमें आपको कम से कम 5 साल कंट्रीब्यूट करना है। या कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच है, ज्वाइन कर सकता है और उसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20 साल करना होता है 60 साल की एज के आने के पहले, मतलब मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20 साल का होगा। या कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 21 से 50 साल है, वो ज्वाइन कर सकता है विद अ कंट्रीब्यूशन लिंक टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये लिंक है उसकी जीवन प्रत्याशा से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। या कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 58 साल है, वो ज्वाइन कर सकता है, बट पेंशन स्टार्ट फ्रॉम एट 65 ईयर्स, लेकिन पेंशन आपकी 65 वर्ष से स्टार्ट होगी। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या आंसर होगा? देखो भैया, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना एक पेंशन प्लान होती है जिसकी एज कितनी है? 18 से 40 साल है। तो 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इसे ज्वाइन कर सकता है। कम से कम 20 साल आपको क्या करना होता है? इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है और पेंशन की एज अटेन करने पर आपको पेंशन मिलती है। मिनिमम पेंशन 1000 है, मैक्सिमम पेंशन 5000 है। आप अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अपनी पेंशन चुन सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरीके से पेंशन मिलती है। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से आपकी पेंशन, या जितना पेंशन आप चाहते हैं उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन तय होगा। तो मैक्सिमम 5000 की पेंशन है, मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन है, ये यहाँ पर क्लियर है। और ये ऑटो आपको रिन्यू कराना होता है, प्रीमियम ये आपको दिया जाता है। तो अटल पेंशन योजना एक पेंशन प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक हो गई जितनी बात है। पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है और केवाईसी लिंक्ड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड प्री इश्यू फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक्स अंडर सेबी रेगुलेशन। मर्चेंट बैंक से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन यहां पर रखा गया है कि आपको बताना है कि मर्चेंट बैंक का जो प्री इश्यू फंक्शन होता है ये इनमें से कौन सा है। ठीक है, प्री इशू फंक्शन का मतलब देखिए, मर्चेंट बैंक इशू मैनेजर के रूप में भी काम करता है, यानी अगर वो मर्चेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है तो अपने क्लाइंट के लिए सिक्योरिटी जारी होने के पहले के सारे फंक्शन, सिक्योरिटी जारी होने के बाद के सारे फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो प्री इशू फंक्शन क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस ऑफ द इश्यूअर, प्रोजेक्ट का अप्रेजल करना और फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करना। ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस और कोऑर्डिनेटिंग विद द लीगल एडवाइजर, प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना, कोऑर्डिनेट करना प्रोस्पेक्टस से संबंधित लीगल एडवाइजर से। इशू की जो आपके शेयर्स हैं उनकी प्राइसिंग को फिक्स करना और एंड रिकमेंडिंग सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी को रिकमेंड करना। रिफंड एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, और अगर इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट हुआ तो उनको अलॉट करना, नहीं अलॉट हुआ तो उनको रिफंड करवाना। प्री इशू फंक्शन क्या है? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा और सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया इसमें से? दुरुस्त आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 पर? क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या होगा सही आंसर? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं भैया। म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी आपका कहां से बना हुआ है?
मॉड्यूल डी से बना हुआ है। तो मॉड्यूल डी हमेशा से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहा है। इसमें से जो चौथा स्टेटमेंट है वो प्री इशू फंक्शन नहीं बल्कि पोस्ट इशू फंक्शन, इसका मतलब जहां जहां 4 होगा वो आपका आंसर बन नहीं सकता, तो सी और डी आपका आंसर बनेगा नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा सही स्टेटमेंट है, इसलिए आपका जो दुरुस्त आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो जिन मित्रों ने ए आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स प्री इशू एंड पोस्ट इशू फंक्शन ऑफ अ मर्चेंट बैंक। प्री इशू और पोस्ट इशू फंक्शन को यहां पर मैच करना है और सही बताना है आपको। ये भी म्यूचुअल फंड से है तो आपका, सॉरी, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से है तो ये भी आपका मॉड्यूल डी से ही आता है। और याद रखिएगा मर्चेंट बैंक्स को भारत में रेगुलेट करता है सेबी, हो सकता है खाली रेगुलेटिंग अथॉरिटी ही पूछ लिया जाए। तो प्री इशू फंक्शन में है एडवाइजरी, ड्यू डिलिजेंस, प्राइसिंग और रेगुलेटरी फाइलिंग। तो एडवाइस करना, आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ड्यू डिलिजेंस करना, शेयर्स की प्राइसिंग करना और रेगुलेटरी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी फाइलिंग करना। पोस्ट इशू फंक्शन के अंतर्गत है शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं अलॉट हुआ तो रिफंड करना, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करना और पोस्ट इशू कंप्लायंसेस को देखना। प्री इशू फंक्शन में रिफंड एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और पोस्ट इशू फंक्शन में ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड प्राइसिंग ऑफ शेयर्स। क्या होगा दुरुस्त आंसर इसके लिए? आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आंसर करो। सफिशिएंट समय ले लिया है, क्लियर है इतनी बात? चलिए देखते हैं। ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। रिफंड एंड अलॉटमेंट ये पोस्ट इशू है, यहां पर क्लियर लिखा भी है पोस्ट इशू फंक्शन, इसलिए तीसरा गलत है। और आपका प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना ये प्री इशू फंक्शन है, केवल पहला दूसरा सही होगा। इसलिए आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इन इंडिया मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज वाज ओरिजिनेटेड विद द मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन सेटअप बाय द। मर्चेंट बैंकिंग कौन लेकर भारत में के अंदर आए? ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है भैया। तो ये क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर करिए। बर्कलेज बैंक है, ग्रिंडलेज बैंक है, यश बैंक है, नन ऑफ द अबव। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक डेटाबेस क्वेश्चन। अगर आपको ये याद होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं याद होगा तो नहीं आंसर होगा। ग्रिंडलेज बैंक होगा दुरुस्त आंसर, यानी इस पर भी आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त है। और ये तीनों क्वेश्चन मॉड्यूल डी के हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं आगे बढ़ने के पहले, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ साथ मेरी ये भी कोशिश है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर ये क्वेश्चन बन चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो ये बनने की संभावना है। और वैसे ही क्वेश्चन के साथ रखे भी गए, आपके साथ वो डिस्कस भी किए जा रहे हैं। इसलिए आप इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद है भैया कि ये सवाल आपके मई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था कि अगर कोई कंपनी है जो बोरो करना चाहती है $1 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 6 मंथ फ्रॉम नाउ, है ना, अभी से 6 महीने के बाद बोरो करना चाहती है और 3 महीने के लिए बोरो करना चाहते हैं, तो किस प्रकार का एफआरए होगा? किस प्रकार का एफआरए होगा? अब वहां एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 3 और 6, वह मतलब यही वहां पर रखा गया था, लेकिन वहां पर यह था कि वो 6 महीने बाद लेना चाहता है 3 महीने के लिए, क्लियर है? तो क्या है, मन से नहीं, 3 महीने बाद लेना चाहता है 6 महीने के लिए। ये दोनों अपोजिट थे, क्वेश्चन यही पूछा गया था। एफआरए आपके डेरिवेटिव में आता है। एफआरए किस में आता है और डेरिवेटिव भी आपका मॉड्यूल डी में ही है। तो ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल डी से है, क्लियर है? एफआरए क्या है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। जब कोई भी कस्टमर बैंक के साथ जाके अगर उसको लोन लेना है कुछ महीने के बाद, जैसे मुझे 3 महीने के बाद 4 महीने का लोन लेना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 4 महीने बाद ब्याज दर बढ़ जाएगा तो मैं आज ही बैंक के साथ जाके एक इंटरेस्ट फिक्स कर सकता हूं कि भैया इस रेट पर मुझे 4 महीने के बाद लोन दे दीजिएगा। इसको एफआरए कहा जाता है। तो यहां पर अगर कहा जा रहा है कि कोई कंपनी है जो $1 मिलियन बोरो करना चाहती है 3 महीने के लिए 6 महीने के बाद, तो क्या एफआरए होगा? तो आपको कैसे इसमें लिखना है ध्यान से समझिएगा। 3 महीने का बोरो करना चाहती है 6 महीने के बाद, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने के बाद बोरो करेगा, आपको पहले वो रखना है, और टोटल कितने दिन के लिए बोरो होगा वो। तो 6 महीने के बाद बोरो करेगा 3 महीने के लिए, तो 6 3 9 हो गया। तो पहले कितने महीने बाद बोरो करेगा आपको वो लेना है, और कितने महीने के लिए बोरो करेगा वो जब उसमें आप जोड़ देंगे तो टोटल जो टाइम पीरियड आएगा वो आपको लिखना है। तो यहां पर जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो सी आंसर बनेगा। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। Which of the following is a key difference between a CDS and traditional insurance contract? CDS भी आपका डेरिवेटिव से ही संबंधित है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसको कहा जाता है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका मॉड्यूल डी से ही संबंधित है, डेरिवेटिव टॉपिक में ही आता है ये सीडीएस। और ये क्या है? ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर है। तो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, जबकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट केवल कवर करता है सोवरेन डेट को, जबकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सारे डेट को कवर करता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर फिजिकल डिलीवरी ऑफ द डिफॉल्ट असेट, जबकि इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं करता है। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिक्वायर ओनरशिप ऑफ द
अंडरलाइंग असेट व्हाइल इंश्योरेंस रिक्वायर्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आप उसी वस्तु का बीमा करा सकते हैं जिस वस्तु में आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट है। मॉनेटरी इंटरेस्ट का मतलब अगर उस वस्तु के साथ कोई नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान होगा ही होगा। क्लियर है? आंसर करें, आगे बढ़े। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये एक इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब अलाउ कर दिया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी सीडीएस ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा। देखिए आपका अब पेपर 10 दिन बचा हुआ है, मोटे मोटे तौर पर 2 नवंबर को ही आपका पेपर है, 10-11 दिन आपके पास है। तो अब नए कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा उस पर रुकिए, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको और ज्यादा बेहतर करिए। मॉक टेस्ट अब आप लगातार करिए। इस क्वेश्चन पर जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट स्पेसिफिक प्राइस। क्लियर है? तो आपसे फ्यूचर या फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। जब हम पेपर एनालिसिस कराते हैं आपका हर साल पेपर होने के उसी दिन, और जो बैंकर्स हमें क्वेश्चंस बताते हैं, जो हम अपने सोर्सेज से क्वेश्चन पता करते हैं, तो कोई भी बैंकर ये नहीं बता पाता एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के पहले कि भैया इसमें ये ऑप्शन थे। वो हर आप भी नहीं बता पाएंगे, आपको भी याद नहीं होगा, ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन नहीं याद होगा, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर बताते कि ये सर क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक फॉरवर्ड से पूछा गया था, एक फ्यूचर से पूछा गया था क्वेश्चन। तो हमारी कोशिश होती है उनसे ये भी जानने की कि अगर आपको ऑप्शन याद है तो ऑप्शन बता दे या एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दे, ताकि हम उसको और बेहतर डिस्कस कर पाए। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं याद है उनसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वो बात समझ में आ रही होगी कि ये टॉपिक कवर किया जा रहा है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये भी आपका उसी टॉपिक से है, तो ये भी मॉड्यूल डी से ही है भैया आपका, ये भी मॉड्यूल डी से। तो आपको बताना कौन सा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है जो राइट आपका है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। तो आपका राइट है खरीदने और बेचने का, लेकिन वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पर्याप्त समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर ले लिया है। तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉल जो खरीदने का ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन है पुट जो आपके बेचने का ऑप्शन मतलब अधिकार है, बेचने का अधिकार है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद है भैया कि बैंकर ने बताया था कि सर ये पूछा गया था कि ये जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट है उसमें कितने डिजिट होते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में कुल कितने डिजिट होते हैं, ये मई 2024 में पूछा गया था। वही क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया। मैंने उसको और कुछ चीजें जोड़ के एक और बेहतर क्वेश्चन इस पर आपके लिए तैयार किया है। तो जो यूएनए होता है बस यही क्वेश्चन पूछा गया था कितने डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट का होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। 12 digit number that helps link multiple member identification number members ID allotted to a single employee by different employees. The EPFO introduced UAN in 2014 to simplify multiple PF account handling and ensure online profitability. तो जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है एक 12 डिजिट का नंबर होता है, जो आपको मदद करता है कि मल्टीपल मेंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लिंक कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल एम्प्लॉय जो है डिफरेंट एम्प्लॉयर से लेता है। ठीक है, मतलब आप अलग अलग जब एम्प्लॉय के पास जाते हैं, एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, तो आपका जो पीएफ डिडक्शन होता है उसको इंटरलिंक करता है। 2014 में ईपीएफओ ने इसको लॉन्च किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? मई 2024 में जो पूछा 25 में जो पूछा गया क्वेश्चन है कितने डिजिट का होता है, ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने उस पर कुछ और चीजें जोड़कर आपके लिए पूरा क्वेश्चन तैयार कर दिया। अगर यहां से नया क्वेश्चन बने तो आपके पास आंसर मौजूद रहे। दोनों ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट, इसलिए आप में से जिन्होंने सी आंसर किया दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। मनी मल्टीप्लायर, मनी वेलोसिटी दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बैंकर नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन बना है आपके मई 2025 के पेपर में। तो इनमें से कौन सा है जो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करता है? सीआरआर अगर आरबीआई द्वारा कम किया जाएगा तो, या पब्लिक कैश प्रेफरेंस अगर कम होगा, पब्लिक कैश प्रेफरेंस अगर कम करेगी तो बढ़ेगा, या इंक्रीज इन एक्सेस रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक्स, अगर एक्सेस रिजर्व जो बैंक ने हेल्ड किया है वो अगर इंक्रीज होगा, या एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग रिड्यूसिंग करेंसी डिमांड। तो इनमें से भैया क्या होगा जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 लीगल रिजर्व रेट या लीगल रिजर्व रेशियो। ये मनी मल्टीप्लायर का हो सकता है, फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए। लीगल रिजर्व रेशियो में दो रेट्स आते हैं भैया, सीआरआर होता है और एसएलआर होता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा? आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आप में से जिन्होंने भी आंसर किया है CRR कम होगा तो बिल्कुल आपका इंक्रीज होगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल बनेगा। कैश प्रेफरेंस, अगर बैंक अपने पास कैश कम रखेगा, बैंकों के पास कैश ज्यादा रखेगा, तो बैंक इसको मार्केट में ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। और इंक्रीज इन एक्सेस रिजर्व, अगर एक्सेस रिजर्व इंक्रीज होगा बैंकों के पास तो उनको CRR, एक्सेस रिजर्व जो मेंटेन होता है वो RBI के पास बैंक मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, बी ऑप्शन। क्लियर है? मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन बना है, और मनी मल्टीप्लायर आपका है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन में आपको पढ़ने को मिलता है। ये क्वेश्चन बना है भैया आपका मॉड्यूल बी से। क्लियर है? चलिए आते, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मनी मल्टीप्लायर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो टुगेदर फॉर्म। देखिए अभी पीछे मैंने आपको यही बताया, LRR के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। SLR और CRR एक साथ क्या कहलाते हैं मनी मल्टीप्लायर में? तो लीगल रिजर्व रेशियो कहलाते हैं। इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, अभी पीछे हम लोगों ने यही चर्चा की, तो ए ऑप्शन इसके लिए भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। केस स्टडी है कि अ हाउस होल्ड स्पेंड 50% ऑफ इट्स इनकम ऑन राइस, है ना, और व्हेन प्राइस ऑफ राइस राइजेस बाय 20% इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग कंजप्शन द हाउस होल्ड बाइज इवन मोर राइस, कटिंग डाउन ऑन चीज एंड मीट। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपका ये जो टॉपिक बना हुआ, ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये बन रहा है डिमांड एंड सप्लाई, आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल बी में, है ना, दूसरा ही टॉपिक है मॉड्यूल बी का। तो ये पूछा गया क्वेश्चन भैया या तो वेबलिन गुड्स पर या तो गिफन गुड्स पर, इन पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो गिफन गुड्स पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनाया गया है। तो बताइए, एक हाउस होल्ड है जो अपनी 50% इनकम को खर्चा करता है राइस पर। अगर राइस की प्राइसेस 20% बढ़ जाती हैं तो राइस का कंजप्शन कम करने की बजाय वो और ज्यादा चावल खरीदने लगता है, बल्कि वो मीट और चीज को खरीदना कम कर देता है। तो ये किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है, या गिफन गुड्स का इफेक्ट है, या वेबलिन गुड्स का इफेक्ट है, या लॉ ऑफ डिमांड है? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, प्राइस वैसे सामान्य स्थिति में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है, यानी ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किस पर होता है? वेबलिन गुड्स पर भी होता है, गिफन गुड्स पर भी होता है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये किसका? ये गिफन गुड्स का है। वेबलिन गुड्स का क्यों नहीं है? क्योंकि वेबलिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप खरीदते हैं अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी इज्जत के लिए खरीदते हैं, राइस उसमें नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बनेगा बी, गिफन गुड्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व नॉट मूवमेंट अलोंग विद द कर्व? क्लियर है? आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर सकता है, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट अलोंग विद द कर्व, कर्व में चेंज नहीं हो रहा है, और आपका जो है क्या नाम है, सप्लाई कम ज्यादा हो रही है लेकिन सेम कर्व में हो रहा है, कर्व चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये बताना है कि सप्लाई कर्व इनमें से कौन सा चेंज करेगा। तो मूवमेंट अलोंग विद द कर्व की तुलना में सप्लाई कर्व कैसे चेंज होगा, आपको ये बताना है। चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, अगर कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है, या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से प्राइस में चेंज आ रहा है, या अदर फैक्टर्स चेंज हो रहा है जैसे इनकम, सब्सिडीज, ये सब, या गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब्सिडीज में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो सब आपको ये याद रखना है भैया कि कब सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग होगी, पहले दूसरे में, पहले तीसरे में, दूसरे तीसरे चौथे में, या पहले दूसरे तीसरे में। एक मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, याद करिएगा। देखिए अगर शिफ्ट में चेंज होगा, मतलब अगर शिफ्ट में चेंज करो, अगर कर्व शिफ्ट होगा, चाहे वो सप्लाई का हो चाहे वो डिमांड का हो, अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस अनचेंज्ड है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अनचेंज्ड है, यानी बाकी सारे फैक्टर में चेंज हुआ है। और अगर अलोंग विद द कर्व है, यानी मूवमेंट अलोंग विद द कर्व है, अलोंग विद द कर्व है मतलब कर्व में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब प्राइस चेंज हुआ है, बाकी सारे फैक्टर अनचेंज है। इसका मतलब क्या है कि उसके अपनी प्राइस में चेंज आया है। तो अलोंग विद द कर्व तो यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है कर्व में, कर्व चेंज हो रहा है, क्लियर है, कर्व में शिफ्टिंग हो रही है। तो आपका ये आंसर बनेगा, प्राइस आंसर नहीं बनेगा, इसलिए आंसर बनेगा सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस थे बाबू जो आपके साथ लास्ट ईयर पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन जिन्होंने बता पाए उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन ही रखे गए हैं, और बाकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया गया जो आपसे, पर टॉपिक का मतलब उस क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाया गया जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, इतनी बात। और चलिए फिर आज के लिए इतनी बात रखते हैं। अब मैं आपसे अगली जो मुलाकात होगी उसमें 2024 का जो अक्टूबर का पेपर था, अक्टूबर नवंबर का, उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी आपके साथ चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी दिवाली में आपको 60% तक का ऑफर दिया जा रहा था, ये हमारे महापैक्स पर है, इसलिए महापैक्स की प्राइस आपको काफी कम दिख रही होगी। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है।
ये आपको हमारा जो 60% का ऑफ है, ये आपको जेआईबी के क्रैश कोर्स पर भी मिल रहा है। क्रैश कोर्स बिल्कुल नया शुरू किया गया बैच है जो आपके जेआईबी एग्जामिनेशन को ही टारगेट कर रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो वो भी आपको मिल जाएगा। समर्थ आपका आरबी ग्रेड बी के लिए, अगर आप आरबी ग्रेड बी को टारगेट करें तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सिंगल सब्जेक्ट आपके लिए चारों उपलब्ध है, अगर आपका कोई एक विषय रुका है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी अब आपके साथ मेरी जो अगली मुलाकात होगी वो अक्टूबर नवंबर में जो आपका पेपर बीता है 2024 उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।